अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का जो हमारे पास टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें जनरली मुझे देखने को मिला है कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बहुत सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को एक डिटेल में। तो फौरन से वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, ये है क्या चीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा बीओपी। तो बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास बात आ रही है, इसमें कुछ इस डेफिनेशन में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं अंडरलाइन कर दूं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब देखें, इस डेफिनेशन को अगर आपको थोड़ी सी भी मुश्किल लग रही है, इसको एक साइड पर कर दें, इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, बात ये है कि हमारी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी आपकी कंट्रीज आ जाती हैं, उसके साथ जो कनेक्शन है, जो हम दोनों का आपस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि वो ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे, और उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या बात पता चली कि फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर एग्जांपल एक पूरे एक साल में पाकिस्तान का दूसरे कंट्रीज के साथ जितनी भी पाकिस्तान की ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उन सबको हमने एक जगह सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर लिया और उसको हमने नाम दिया किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के किसे हम कह रहे होते हैं। आपको याद होगा कि हम अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बैलेंस शीट का, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि डेबिट साइड पे आती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि क्रेडिट साइड पे आती हैं, और बैलेंस शीट में जो हमारे पास टास्क होता है वो होता है उन्हें उसे उन दोनों डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करना। सेम एग्जैक्ट इसी तरह हमारे पास यहाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी दो तरह की होती हैं। हमारे पास पैसा आ रहा होता है यानी इनफ्लो हो रहा होता है, हमारे पास से पैसा जा रहा होता है यानी आउटफ्लो होता है। सिंपल एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि इनफ्लो, हमारे पास इनफ्लो की बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम क्या सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट कर रहा है किसी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। जब पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री को कर रहा हो, वो कंट्री पाकिस्तान को क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वो पे कर रहा होगा। तो जब एक्सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इस इनफ्लो को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस इनफ्लो को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। सही, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान ने किसी दूसरी कंट्री से क्या किया, इंपोर्ट करी, ठीक है। अब वो आयरन स्टील इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है, वो कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान को कोई मुफ्त में नहीं देगा, पाकिस्तान को उसके लिए पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो उसके लिए पे करेगा, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। इस आउटफ्लो को हम किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, आगे हम फर्दर डिटेल में जाएंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितनी तरह के हो रहे होते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात समझा दी। तो जितना भी पैसा आ रहा है, ठीक है, जिस भी ट्रांजेक्शन के थ्रू, उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो आउटफ्लो हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट साइड पे। और इन दी एंड
हमें इस क्रेडिट और डेबिट को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में जरूर डेवलप हो गया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और अब जब आप इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बात करी कि ट्रांजैक्शंस की भी अपनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन में मैंने एक ट्रांजैक्शन की तो आपको जैसे एग्जांपल दे दी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, लेकिन इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को 3 कैटेगरीज में जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और थर्ड ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट। अच्छा, अब आपने अक्सर देखा होगा कि इन दोनों अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, मर्ज करके एक ही कर लेते हैं और उसको हम नाम देते हैं कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। वो इस वजह से कि कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ बहुत स्मॉल अकाउंट होता है, तो इन दोनों अकाउंट को हम मर्ज करके लिखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भी इनको मर्ज कर कर। सबसे पहला अकाउंट जो जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो ये कि हम इस अकाउंट को देखेंगे कि इस अकाउंट में हमारे पास कौन कौन सी तरह की ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। याद रखिएगा मेन कॉन्सेप्ट वही है कि कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से इनफ्लो हो रहा है मनी, पैसा आ रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम करंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। करंट अकाउंट की डेफिनेशन अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है कि करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट which records all the transactions relating to export and import of goods and services, investment income, and unilateral transfers between domestic economy and rest of the world during a given period of time. अच्छा, अब करंट अकाउंट में हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, करंट अकाउंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे, उससे आपको खुद ब खुद करंट अकाउंट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स किसे कहते हैं, वेरी सिंपल, आपकी जो विजिबल आइटम्स की, जो टेंजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही होती है। टेंजिबल आइटम्स या विजिबल आइटम्स से हमारे क्या मुराद है, जो कि हमें टेंजिबल आइटम्स हम सबको पता है जिसको हम मतलब वी कैन टच, ठीक है, हम जिसको टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो आपके सारे टेंजिबल आइटम्स होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, ये क्या है, टेंजिबल आइटम्स हैं, विजिबल आइटम्स हैं। तो इनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है आयरन एंड स्टील। क्या आयरन एंड स्टील इनविजिबल आइटम है, नहीं, विजिबल आइटम है, ठीक है, टेंजिबल आइटम है। इसी तरह फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है। ये जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है विजिबल आइटम्स की, हमने इसको किस कंपोनेंट में डाल दिया, ट्रेड एंड गुड्स के कंपोनेंट में। अब जाहिर सी बात है इस कंपोनेंट में भी कुछ आपका इनफ्लो है, कुछ आउटफ्लो है। आउटफ्लो क्या है, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। इट मींस पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड, डेबिट आइटम्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जितने भी आउटफ्लो होंगे उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। जाहिर है इंपोर्ट की वजह से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट की वजह से पैसा आ रहा है तो जितनी भी रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट है उसको हम शो करेंगे पॉजिटिव साइड पे, यानी क्रेडिट आइटम्स के तौर पे हम इसको शो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वो कंपोनेंट है करंट अकाउंट का जो सबसे ब्रॉड और मेजर कंपोनेंट है। यानी इसमें अगर आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो में डिफरेंस आ जाता है तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आप उसमें आपका डिफरेंस शो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर सुन रहे होते हैं कि भाई हम पाकिस्तान जो है वो उसकी इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है और उसकी एक्सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है। ये आप ये कॉन्सेप्ट सुन रहे होते हैं और उसमें आप एक नाम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस जो है वो आपका नेगेटिव चल रहा है। ये ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये ट्रेड इन गुड्स को ही हम दूसरा नाम क्या दे रहे होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, BOT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी सिर्फ इस कंपोनेंट को हम एक नाम देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है ना। तो हमने ये बात याद रखनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स की, यानी जितनी वो बाहर चीजें दे रहा है, विजिबल आइटम्स बेच रहा है, वो कम दे रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम है, उसकी वजह से जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, वो कम आ रहे हैं।
और वो इम्पोर्ट जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, ठीक है। यानी वो जो चीजें ले रहा है उनकी जो वैल्यू है, जिनके जो उसके बदले में उन्हें उससे पैसा देना है, डॉलर देने हैं, वो ज्यादा देने हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो कि पाकिस्तान की बहुत टाइम से चल रही है और बहुत अब वर्स्ट हो गई है कि एक्सपोर्ट्स उसकी बहुत कम है इम्पोर्ट से। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम इसे कहते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो हमारा ट्रेड बैलेंस है, वो किस में जा रहा है? डेफिसिट में जा रहा है, ठीक है। किसे क्या क्या कहते हैं हम इस सिचुएशन को? डेफिसिट। ये आपने बहुत सुना होगा कि ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड पाकिस्तान का डेफिसिट में चल रहा है। और अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन हो जाए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10 आइटम और इम्पोर्ट कर रहे हैं आप सिर्फ 2 आइटम, तो इसकी वजह से आप बोलें कि भाई इसकी एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट है, नहीं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका जो है वो सरप्लस में जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, क्योंकि हो सकता है कि वो जो 10 आइटम वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा ना हो जितने उन 2 आइटम्स की हो जो वो इम्पोर्ट कर रहा है। हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान ना, ठीक है। आपकी कॉटन, बहुत प्राइमरी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं जिनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा नहीं होती, जबकि वो इम्पोर्ट करता है मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, जिसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपके ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है उनकी वैल्यू कितनी है। तो अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है तो इट मीन्स कि हम बोलेंगे कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? सरप्लस है, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी जितनी वैल्यू की वो एक्सपोर्ट कर रहा है उतनी वैल्यू की ही वो इंपोर्ट कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये सिचुएशन होगी बैलेंस की, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका हो गया है बैलेंस, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस हमारे पास आ जाती हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया करंट अकाउंट का फर्स्ट कॉम्पोनेंट। अच्छा, अब जो थर्ड कॉम्पोनेंट हमारे पास आता है वो आता है ट्रेड इन सर्विसेज का। ट्रेड इन सर्विसेज में हमारे पास क्या आ जाता है, जितनी भी, सिर्फ जाहिर है टेंजिबल आइटम्स को तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारे पास इनटेंजिबल आइटम्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज में हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं भाई? अब इन सर्विसेज में हमारे पास आ जाती हैं टूरिज्म सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई बाहर जा रहा है इंग्लैंड में, ठीक है, एज अ टूरिस्ट जा रहा है। अब जब वो इंग्लैंड जा रहा है तो वो क्या करेगा, अब यहाँ जाहिर है उसके लिए उसको पैसा चाहिए, वो वहाँ पे टूरिज्म सर्विसेज ले रहा है, वो उसको टूरिज्म सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस कंट्री में क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। इसी तरह बाहर से कोई यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, हम क्यों कहते हैं कि हमें टूरिज्म इंकरेज करना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा होता है? पैसा आ रहा होता है, इनफ्लो हो रहा होता है। इसी तरह आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, आपकी जितनी इंश्योरेंस वगैरह, बैंकिंग सर्विसेज सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के यहाँ से सामान जा रहा है यूएस, आप पाकिस्तान को है कि भाई मेरे सामान को कोई अगर डैमेज वगैरह हो जाए तो भाई इसकी मुझे इंश्योरेंस लेनी चाहिए, तो पाकिस्तान ने उस कंट्री से इंश्योरेंस सर्विसेज ले ली, ठीक है, पे करना पड़ रहा है। इसी तरह बाहर से सामान यहाँ आ रहा है, उसने इंश्योरेंस ले ली यहाँ की, उसको पे करना पड़ रहा है, यानी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे देती हूँ जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको सर्विसेज का टॉपिक, कि जो फाइवर वगैरह पे आप लोग देख रहे होते हैं कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, फाइवर अकाउंट पे आप अपनी सर्विस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर अपनी सर्विस दे रहा है, जो है वो एक कोई इंग्लिश राइटिंग कंटेंट है जो आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप वो सर्विस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पे किया जा रहा है, ठीक है। आप क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो गया है, ठीक है, आप इस तरह अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो फाइबर वगैरह पे भी जो आप देख रहे होते हैं वो भी आप सर्विसेज अपनी दे रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, या आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो हमारी कंट्री का, डोमेस्टिक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी कनेक्शन है, ठीक है, हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें, हमारे पास इनफ्लो हो रहा है। वो इनफ्लो कहाँ रिकॉर्ड होगा? हमें पता है कि सारा इनफ्लो रिकॉर्ड होता है पॉजिटिव साइड, क्रेडिट पे। और अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं
किसी दूसरी कंट्री से, तो वो क्या है, आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि पैसा हमें देना पड़ रहा है उन सर्विसेज को लेने की वजह से। वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हमारा डेबिट साइड पे। तो हर कॉम्पोनेंट्स के कुछ डेबिट साइड है, कुछ क्रेडिट साइड है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है। डबल एंट्री बुक कीपिंग मीन्स कि यहाँ पे ये डबल साइड ट्रांजेक्शन्स आपकी चल रही होती है, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन्स आपकी डेबिट साइड पे आती हैं, कुछ आपकी क्रेडिट साइड पे आ रही होती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं पहले बात कर रही थी वन साइड की, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है। उस पर्सन ए ने क्या किया है कि बाहर के कंट्री में अपनी एक फ्रेंचाइज ओपन कर ली है, जिसके यहाँ पे भी उसकी अपनी कंपनी है और उसने उसकी सब्सिडरी फ्रेंचाइज बाहर जो है वो ओपन कर ली है, जिसकी वजह से उसने एक इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। लेकिन हम वो इन्वेस्टमेंट यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे जो उसे इनकम मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि उसने अपनी कंपनी बाहर स्टैब्लिश की हुई है, वहां से जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे इनकम, रिटर्न। वो रिटर्न हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह पर्सन बी है, उसने क्या किया हुआ है, बाहर की किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हुए हैं या बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं, जिसपे उसे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है। ये इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको रिटर्न मिल रहा है। और ये रिटर्न भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये रिटर्न भी हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम पे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम इसका अपोजिट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गया है, इनफ्लो हो गया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ के रेजिडेंट्स बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो उनको रिटर्न मिल रहा है, वो सारा का सारा रिटर्न जो है वो हमारे पास आ रहा है। जाहिर सी बात है, इनफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है। भाई पर्सन ए को जब प्रॉफिट मिलेगा, वो अपनी होम कंट्री में लेकर आएगा। पर्सन बी को जब रिटर्न मिल रहा है, होम कंट्री में आ रहा है, तो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। या फिर आप किसी रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने दुबई में या किसी यूके में, यूएस में कोई फ्लैट परचेज कर लिया है, कोई प्लॉट परचेज कर लिया है, और फ्लैट परचेज करके आपने उसको जो है वो रेंट आउट कर दिया है। वहां से जो आपको रेंट मिल रहा है, वो रेंट भी क्या है, रिटर्न है। यानी आपने एक इन्वेस्टमेंट करी और उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम। बिल्कुल इसी तरह बाहर के किसी रेजिडेंट ने, फॉर एग्जांपल यूएस में कोई बंदा था, उसने यहाँ अपनी एक फ्रेंचाइज ओपन कर ली अपनी कंपनी की। अगेन उसको यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो अपनी कंट्री में, होम कंट्री में भेजेगा। हमारी कंट्री से पैसा क्या होगा, जाएगा, आउटफ्लो होगा। बिल्कुल इसी तरह बाहर के किसी रेजिडेंट ने यहाँ किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं या बॉन्ड परचेज कर लिए हैं, उन शेयर्स और बॉन्ड्स पे जो उसको रिटर्न मिलेगा, वो क्या होगा, हमारी कंट्री से आउटफ्लो होगा। क्यों, क्योंकि हमें देना पड़ रहा है। इस केस में हमें क्या हो रहा है, हमें पे करना पड़ रहा है, हमें देना पड़ रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो दो ट्रांजेक्शन्स आ रही है, डेबिट और क्रेडिट की, ठीक है। जो हम पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, वो आपका आउटफ्लो हो रहा है, वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। जो हमें पे किया जा रहा है वो आपका इनफ्लो है, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। फोर्थ और लास्ट आइटम जो आपका करंट अकाउंट का आ जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आपकी जो है वो वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, यानी ये इस आपकी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने आपको फॉरेन एड दी, ठीक है, ग्रांट्स दिए, फॉरेन एड दिए, ठीक है, या फिर आपको बाहर से कोई गिफ्ट सेंड कर रहा है, ठीक है, कोई आपको जो है यहाँ पे एनजीओ वगैरह हैं, उनको बाहर से फॉरेन कंट्री से डोनेशंस मिल रही हैं, या फिर आपका भाई कोई फुप्पो का बेटा, खाला का बेटा या ताई का बेटा जो है वो बाहर रहता है, या आपका अपना कोई बहुत क्लोज रिलेटिव बाहर रहता है और वो आपको बाहर से पैसे भेज रहा है, यानी पर्सनल रिमिटेंसेस आपके पास आ रही हैं। ये सारी की सारी वन वे ट्रांजेक्शन्स है। इनको हम वन वे ट्रांजेक्शन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बदले में इन रिटर्न आप कोई सर्विस नहीं दे रहे,
यानी आपको आपके फुप्पो का बेटा आपको अगर पैसे दे रहा है तो आप उसके बदले में उसको कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, उसने आपको वैसे ही एज अ गिफ्ट जो है वो कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है। आपको डोनेशंस मिलती हैं, डोनेशंस मिलने का मतलब ये नहीं है आप उसको बदले में कोई सर्विस दे रहे हैं, नहीं, आपको ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, आपको फॉरेन एड दी जा रही है, आपकी हेल्प की जा रही है। कोई कंट्री किसी मुश्किल में फंस गया है, उसको हेल्प के तौर पर उसको एड वगैरह मिल रही है, वो सारी की सारी वन वे ट्रांजेक्शन है। ऊपर हमने जितनी ट्रांजेक्शन्स देखी थी उनमें क्या हो रहा था, आप किसी को कोई चीज दे रहे थे, किसी को कोई सर्विस दे रहे थे, किसी को कोई गुड्स दे रहे थे, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, इसी वजह से हम इसको वन वे ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर भी हमें समझ में आ गया। हमारे पास करंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट्स आ गए, कौन कौन से, ट्रेड इन गुड्स जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, थर्ड इन्वेस्टमेंट इनकम, और फोर्थ आपका हो गया यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जिसे आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे आई गेस, वो ये है कि करंट अकाउंट में सरप्लस कब होगा, जब ये जो जितने भी इनफ्लो हैं, जिन ये 4 ट्रांजेक्शन के थ्रू जो आपके पास पैसा आ रहा है, अगर ये ज्यादा आ रहा होगा जो कि आप पैसा दे रहे हैं उसके कंपैरेटिवली, तो हम कहेंगे कि करंट अकाउंट में क्या है, सरप्लस है। सरप्लस का क्या मतलब है, मतलब हमारे पास इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज भरना है ना, ठीक है। आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आप की रेजिडेंस ने बाहर इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई है, आप सर्विसेज ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास रिमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो हम कभी कभी देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में रिमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ ज्यादा रहा है, हमारे पास ज्यादा डॉलर आ रहे हैं और हमें कम डॉलर देने पड़ रहे हैं। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, जब हमारे क्रेडिट आइटम्स इन ज्यादा हो जाते हैं डेबिट आइटम से। इसको इसकी वजह से हम कहते हैं सिचुएशन को कि भाई हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया है, सरप्लस में चला गया है। और इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी अब अगर हम नेट देखें कि भाई कुछ पैसा हम दे रहे हैं, कुछ डॉलर हम दे रहे हैं, कुछ डॉलर हमारे पास आ रहा है, तो अगर हम इसको नेट देखें तो हमारे पास डॉलर्स बच रहे हैं क्योंकि हमें पे कम करना पड़ रहा है, मिल ज्यादा रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है जो नॉर्मली हमारी कंट्री में हर वक्त रहती है और बहुत वर्स्ट सिचुएशन में रहती है, वो ये कि हमें पे जो है वो ज्यादा करना पड़ रहा है और हमें मिल कम रहा है, यानी हम इम्पोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम हमारी कंट्री में जो है वो इम्पोर्ट बहुत ज्यादा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है कि डेबिट आइटम जो है वो ग्रेटर देन हो गए हैं, क्रेडिट आइटम से आउटफ्लो ज्यादा हो गया इनफ्लो से, और उसकी वजह से करंट अकाउंट चला गया है डेफिसिट में। इस सिचुएशन में हमारे हम क्या कहते हैं, हम भाई डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, भाई फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई है, फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गए हैं, हमें फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हम लोगों से ले ज्यादा रहे हैं, ठीक है, और लोगों को दे कम रहे हैं। जब दे कम रहे हैं तो हमारे पास पैसा कम आएगा, ले ज्यादा रहे हैं तो हमारे पास हमें पैसा कम बचेगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा है। तो आई थिंक जितना क्लियर वर्ड्स में हमने इस बात कॉन्सेप्ट को समझा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है, जो फाइनेंशियल अकाउंट है, इसमें हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है या गवर्नमेंट है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो है वो चेंज आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एसेट और लाइबिलिटीज में चेंज आने का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि हमने करंट अकाउंट में बात करी इन्वेस्टमेंट इनकम की, उसमें आपको याद होगा कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात करी कि याद रखिएगा कि हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने वहां वो बात करी थी, यानी अगर कोई बाहर की कंट्री में शेयर्स परचेज कर रहा है, उसने कितने के शेयर्स परचेज करे, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, हमने वो वहां रिकॉर्ड नहीं करी। हमने कहा क्या रिकॉर्ड किया था, उन शेयर्स पे उसको जो रिटर्न मिल रहा है, जो डिविडेंड्स मिल रहा है, वो डिविडेंड्स उसका रिटर्न है उसकी इन्वेस्टमेंट का, उसे हमने इन्वेस्टमेंट इनकम में रिकॉर्ड करा था। तो यहाँ हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं
यहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पर्सन ए ने बाहर की कंपनी है ABC, उसके भाई शेयर्स परचेज कर लिए हैं, कंपनी बी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं। अब उसने कितने के शेयर्स परचेज करे हैं? फॉर एग्जाम्पल उसने परचेज करे हैं 100 रुपीज के, तो 100 रुपीज से उसके एसेट्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए। उसके एसेट्स है ना, ये शेयर जो उसने परचेज करे हुए हैं कंपनी बी के, ये उसका एसेट है। कंपनी बी लाइबल है कि उस पे उसको रिटर्न पे दे, ठीक है। ये कंपनी बी की लाइबिलिटी है, यानी उस रेस्ट जो जिस कंट्री से की कंपनी के उसने शेयर्स परचेज किए वो लाइबल है कि उसको रिटर्न पे करे। और पर्सन ए के क्या हो गए? एसेट्स इंक्रीज हो गए। या फिर पर्सन ए ने जो है वो क्या किया है कि वहां की किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ये पर्सन ए की क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, अब उसको पे करना है, ठीक है। और ये उस कंट्री की बैंक का क्या है? एसेट है, क्योंकि उसे पता है भाई ये चीज उसको वापस मिलनी है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में आपकी वो ट्रांजेक्शन आ जाती हैं जो आपकी कंट्री की, गवर्नमेंट की या रेजिडेंट्स की एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा फर्दर डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। आपने बहुत ज्यादा एक वर्ड सुना होगा FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, जिसे हम FPI भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए FDI और FPI, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो एक इंटरनेशनल डेफिनेशन हमें मिलती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। और वो हमारे पास डेफिनेशन ये कहती है कि भाई अगर आप किसी भी कंपनी के मोर देन 10% शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो आप उस कंपनी की किस में आ जाते हैं? ओनरशिप में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी की कितने शेयर्स परचेज कर लिए? मोर देन 10% शेयर्स आपने उस कंपनी के परचेज कर लिए, तो क्या हो जाएगा? आप उसकी मैनेजमेंट में आ जाएंगे, यानी अब आपको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाएगा, आप उसकी मैनेजमेंट में आ गए। ये कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने किसी कंपनी के लेस देन 10% शेयर्स परचेज करे हैं तो आपका मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं होगा, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा लेकिन मैनेजमेंट में आपका कोई पार्ट नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस कंपनी के ऊपर। ये कहलाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो डेफिनेशन है जो कि सबसे ज्यादा जो है आपकी क्या होती है, मतलब इंटरनेशनली इस डेफिनेशन को यूज किया जाता है इन दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम इसको क्या कर लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि अगर यहाँ की किसी फर्म ने बाहर की कंट्री में अपनी फैक्ट्री ओपन करी है, कितने की फैक्ट्री ओपन करी है? फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की, ठीक है। वो 1 करोड़ क्या हो गए? यहाँ से आउटफ्लो हुए। ये क्या है? मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई यही चीज तो हमने करंट अकाउंट में पढ़ ली थी, इन्वेस्टमेंट इनकम में नहीं। वहां पे हमने बात करी थी कि जो कंपनी स्टैब्लिश होगी उस पे जो प्रॉफिट होगा उसे, वो प्रॉफिट उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। यहाँ हम उस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसने कितने की इन्वेस्टमेंट करी। हम कह रहे होते हैं ना कि भाई हमारी कंट्री से कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, लोगों का इस कंट्री पे की सिचुएशन को देखते हुए वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, बाहर इन्वेस्टमेंट करो। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। बाहर कंपनीज ओपन हो रही हैं, फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यहाँ से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। या फिर बाहर की कंपनीज यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइज ओपन कर रही हैं, सब्सिडरी ओपन कर रही हैं, हम कहते हैं हमारे पास क्या आ रही है? FDI आ रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम बाहर के किसी बिजनेस में शेयर्स परचेज कर लेते हैं, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, अगेन उन शेयर्स पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, हमने कितने की इन्वेस्टमेंट करी, हमने कितने के शेयर्स परचेज करे। वो जो हमने जितने के शेयर्स परचेज करे वो अमाउंट हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और हम परचेज कर रहे हैं, हमारी कंट्री से पैसा क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। पर्सन ए ने पाकिस्तान से
अपना पैसा जो है वो लगाया कि बाहर की कंपनी ABC पे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान से पैसा बाहर चला गया, बाहर के किसी कंपनी ने यहाँ के कंपनी के शेयर्स परचेज करे, पैसा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो FDI और FPI में अगेन हमें दिख रहा है कि कुछ इनफ्लो हो रहा है, कुछ आउटफ्लो हो रहा है। लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है रिजर्व एसेट्स। हम देखते हैं ना कि सेंट्रल बैंक के पास भाई कितने डॉलर रखे हुए हैं, सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड रख रहा होता है, अपने पास फॉरेन रिजर्व्स रख रहा होता है। क्यों रख रहा होता है, ताकि जो भी डेफिसिट हो उसको फाइनेंस कर सके। यहाँ पे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने करंट और कैपिटल अकाउंट को डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं, हमने स्टार्ट में एक बात करी थी कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह, इसको आखिर में हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरीज में हमारे पास एक आ जाता है करंट अकाउंट, दूसरा आ जाता है कैपिटल अकाउंट को, जिसको हम अक्सर के से इसको हम इस तरह डिनोट कर रहे होते हैं। और जितने भी क्रेडिट और डेबिट आइटम्स है उनको आखिर में हमने बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है, बैलेंस करने का मतलब क्या है, बैलेंस करने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट आपका शो हो रहा है नेगेटिव में, यानी डेफिसिट में जा रहा है, इसका क्या मतलब है, हमें पैसा ज्यादा देना है, हमने इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर ली है। पाकिस्तान की सिचुएशन को अगर आप अपने जहन में रखेंगे आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत इंपोर्ट कर ली है, उसको डॉलर बहुत ज्यादा पे करना है, जबकि उसकी एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है, उसके पास आ बहुत कम रहा है, रिसीव कम हो रहा है, पे उसको ज्यादा करना है। करंट अकाउंट चला गया नेगेटिव, डेफिसिट में चला गया। अब क्या ये नेगेटिव नहीं रहेगा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने का क्या मतलब है, मतलब हमने अगर किसी को पे करना है तो वो हमें पे करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे पे करेंगे, हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट को सरप्लस में लेकर जाएंगे। सरप्लस में लेकर जाने का क्या मतलब है, हम बोलते हैं भाई हमें डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, FDI को इनकरेज करो, लोग यहाँ आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे पास डॉलर्स आए, हमारे पास पैसा आए। तो हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे जो इंपोर्ट में हमें जो डॉलर की जरूरत है हम उसको फाइनेंस करेंगे। लोगों को इनकरेज करो कि हमारी कंपनीज में शेयर्स परचेज करें, यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ के बैंक्स में डिपॉजिट करवाएं। क्यों, ताकि हमारे पास पैसा आए। हमारे पास पैसा आएगा जब हमारे पास इनफ्लो ज्यादा होगा, कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा डॉलर्स हमारे पास बच रहे हैं उस डॉलर्स को हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ इंपोर्ट की पेमेंट करने में, ताकि जो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसी वजह से अगर आपका करंट अकाउंट नेगेटिव हो जा रहा है तो आपको अपने कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, ताकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या आखिर में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं तो आपको उसको पे करना है, वो मुफ्त में आपको कुछ नहीं देगा। तो हम ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि भाई हमने क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा कर ली है और एक्सपोर्ट कम करी है, हमारे पास डॉलर आ कम रहे हैं, हमने देने ज्यादा है, तो हम क्या करें, हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है। हम ये कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, आगे वाला हमें माफ नहीं कर सकता। तो हमने उस कंट्री से जो भी लिया है उसकी पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, कि या तो आप अपनी FDI को इनकरेज करो, आपके पास इतना पैसा है आपकी कंट्री में कि आप उस पैसे के थ्रू फाइनेंस कर सको करंट अकाउंट के डेफिसिट को। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट इतना ज्यादा होता है कि आप उसको FDI और FPI के थ्रू कवर नहीं कर पाते। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इसको यूज करते हैं। फिर आपने सुना होगा कि भाई पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लोन ले लिया, पाकिस्तान ने चाइना से लोन ले लिया, ठीक है, पाकिस्तान ने IMF से जो है वो लोन ले लिया। ये होता क्या, और जैसे ही आपके पास लोन आता है आप सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान का करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया है, या पाकिस्तान के रिजर्व एसेट जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। वो कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं,
कि जब आपको कोई लोन दे रहा है तो आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, और जब आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं तो आप इस डॉलर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं कि जो आपको पेमेंट करनी थी लोगों की, आप उन डॉलर्स के थ्रू यहाँ से पैसा ले रहे हैं। किसको दे रहे हैं? यहाँ पे। तो आपका कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। अब वो चाहे लोन के थ्रू आ रहा हो, आप अपने एसेट्स को सेल कर रहे हो, आपके पास जो गोल्ड वगैरह रखा हुआ है आप दूसरे कंट्री को सेल कर रहे हो, अपने एसेट्स बेचकर गवर्नमेंट जो है वो पैसा ले रही हो, किसी भी तरह, लेकिन आप अपने रिजर्व एसेट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? इस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं। इस वजह से अगर करंट अकाउंट आपका नेगेटिव है तो आपको अपने कैपिटल अकाउंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने इनफ्लो को ज्यादा करना होगा ताकि आप यहाँ की पेमेंट कर सकें। तभी इन द एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा आपका क्या होता है? जीरो होता है। अब इसको लास्ट हम एक जो है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि ये सारी आपकी बुक कीपिंग है, आप जो है वो जितनी भी सर्विसेज हो रही हैं उनकी वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, एक्सपोर्ट की वजह से, इम्पोर्ट की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, उन सबको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड करने में याद रखिएगा ह्यूमन एरर हमेशा एग्जिस्ट करता है। जब आप इतनी सारी सोर्सेस के थ्रू, इतने सारे लोगों के थ्रू डाटा कंपाइल करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? आपके पास नंबर्स में डिफरेंस आ जाता है। अक्सर क्या होता है कि आपने कोई एरर कर लिया, और ये एरर छोटे एरर नहीं होते, ये बहुत बड़े एरर्स होते हैं। इसकी वजह से जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये क्या हो गया, हमारे पास डेबिट आइटम ज्यादा हो रहे हैं, क्रेडिट आइटम कम हो रहे हैं। अब आपको पता है कि ये एरर है। क्यों एरर है? इस वजह से एरर है कि आपने जितने लोगों को पे करना था आपने उनको पे कर दिया, अब आपने किसी को पे नहीं करना। स्टिल आपके रजिस्टर में, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बता रही हूँ, आपके रजिस्टर में या आपके कंप्यूटर में जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया वो शो कर रहा है कि भाई डेबिट आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कोई नेगेटिव है, यानी कुछ आपको पे करना है मजीद। आपको पता चल गया कि भाई वैसे तो मैंने कंट्री को जिस जिस कंट्री को पे करना था वो कर चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पे एक आइटम हमें नजर आ रहा है डेबिट में। इट मीन्स कि ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एरर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करने में एक एरर आ गया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है ना, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें -5 दिख रहा है एक फिगर, हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ एरर है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे +5 की, ताकि आखिर में जीरो हो जाए। ठीक है, तो बैलेंसिंग एक आइटम हम लेकर यहाँ पे हम उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ हमने एरर कर लिया है रिकॉर्ड करने में। लास्ट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की, मैं जल्दी से आपको एक क्विकली एक एग्जांपल बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था उसको बहुत डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इसको समझा। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट अकाउंट में लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड गुड्स, आगे बैलेंस लिखा हुआ है -24। -24 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। पे ज्यादा करना पड़ रहा है, मिल कम रहा है, इट मीन्स आपका ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। सेकंड आइटम बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, इनविजिबल आइटम की बैलेंस आपका शो हो रहा है +15, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे सरप्लस में जा रहा है बैलेंस। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी आपको पे ज्यादा करना है लोगों को, आपके पास कम पैसा आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है जिसकी वजह से प्रॉफिट बाहर जा रहा है, डिविडेंड बाहर जा रहा है, इंटरेस्ट इनकम बाहर जा रही है, आपके पास कम आ रहा है, जो आपको माइनस के साइन से शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह नेट ओवरसीज ट्रांसफर, जो आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, आपके पास रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके पास फॉरेन एड बहुत आ रही है। ठीक है, आपके पास जो है वो डोनेशंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका ये बैलेंस प्लस में चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ये प्लस माइनस करके देखें तो हमारा करंट अकाउंट आ रहा है -17, यानी ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो करंट अकाउंट का फर्स्ट आइटम है, अगर ये नेगेटिव में चला जाए, अगर ये डेफिसिट में चला जाए, तो इसका डेफिसिट सबसे ज्यादा लार्ज होता है, जो कि बाकी कंपोनेंट्स के पॉजिटिव होने से भी कवर नहीं हो पाता। ओवरऑल हमें यही देखने को मिलता है कि अगर ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है तो इट मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट में है। ठीक है,
कैपिटल अकाउंट पे हमारे पास कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने डिस्कस करी वो शो हो रही है कि प्लस में है। बाहर से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पैसा इन कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव भी आपकी प्लस में शो हो रही है। अगेन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेट फ्लो हो रहा है इक्विटी मार्केट्स में। लोग यहाँ की कंपनी के, बाहर के लोग रेजिडेंट्स यहाँ की कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। और एक आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है नेट बैलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म बैंकिंग फ्लोज, यानी बाहर के रेजिडेंट्स यहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट जो कर रहे होते हैं ताकि उनको उस पर रिटर्न मिले, ठीक है, वो आपका कहलाता है क्या, इनफ्लो। और हम जो बाहर की बैंक्स में जो अपना डिपॉजिट कर रहे होते हैं वो क्या होता है, हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो ये नेट जो हमें शो कर रहा है वो शो कर रहा है नेगेटिव, यानी बाहर के लोगों ने यहाँ पे कम रखा हुआ है हमारे बैंक्स में, जबकि हमारे लोगों ने, हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर के बैंक्स में बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है, तो हमारा ये बैलेंस जो हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, अब जब हमने कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया तो हमारे पास आ गया बैलेंसिंग आइटम में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है +2। +2 क्यों लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई आपने कोई ना कोई डाटा में जो है वो एरर किया था, आपने एरर किया था, आपके डाटा में कोई ना कोई एरर था जो आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, जब आपने ये सब कुछ देखा तो आपके पास जो है, फिर आपके पास कुछ रिजर्व्स थे, गोल्ड के रिजर्व्स रखे हुए थे, आपके पास फॉरेन करेंसी रखी हुई थी। इन सब को जब हमने देखा तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, प्लस करके देख लें। ठीक है, ये हो गया आपके पास 7 में से आप 3 माइनस करें, आपके पास हो जाएगा 4 + 2 6 6 + 9 आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि आपका जो करंट अकाउंट का जो भी डेफिसिट था वो आप फाइनेंस कर रहे हैं उसको किस तरह, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। और जब आपने करंट अकाउंट के डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से फाइनेंस कर लिया, अब आपने फाइनेंस किस तरह करा, आपने फाइनेंस आप कर रहे हैं थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब आपने देखा कि भाई एफडीआई और एफपीआई से भी ये आपका डेफिसिट फाइनेंस नहीं हुआ, तो फिर कंट्री ने क्या किया, फॉर एग्जांपल कंट्री ने लोन ले लिया, ठीक है, अपने रिजर्व्स बेच दिए गोल्ड के, जिसकी वजह से जो है वो उसके पास जो पैसा आया उस पैसे को भी उसने लगा कर जो है जितनी भी पेमेंट करनी थी यहाँ पे उसने पेमेंट कर ली। तो जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास +17 आ रहा होगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। +17 और -17, इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे लास्ट 3 लाइन्स जल्दी से रीड कर लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट हैज बीन बैलेंस्ड बाय अ पॉजिटिव फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि हमने डिस्कस किया। In part, this has been helped by the selling of reserves such as gold and foreign currency, जो कि हमारी कंट्री कर रही होती है अपने एसेट्स बेचकर, ठीक है, लोन लेकर जो है वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने की कोशिश करती है, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। ये आप शॉर्ट टर्म में तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप लोन लेते रहेंगे और आप पे करने की पोजीशन में नहीं होंगे तो वो एक सिचुएशन बहुत ज्यादा आपकी खराब हो जाती है। बहरहाल कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी, हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उम्मीद है मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि हमने हर एस्पेक्ट से इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाजमी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन।